हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यह नहीं मानना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर गहराई में कोई विशाल क्षण चुंबक रखा है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी जो है यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यह बात हम कैसे कह सकते हैं? यह बात हम इसलिए कह सकते हैं कि जब भी किसी चुंबक को, किसी क्षण चुंबक को बीच से बांध के लटकाया जाता है तो हमेशा वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जब किसी लोहे को पृथ्वी में हम गाड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि काफी दिनों बाद उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाती है। यह घटनाएं जो हैं बताती हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है यह कहाँ से आता है? पृथ्वी चुंबक कैसे बन जाता है? इसके लिए यह नहीं मानना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर कोई विशाल क्षण चुंबक रखा है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यह नहीं मानना है आपको कि पृथ्वी के अंदर कोई विशाल क्षण चुंबक है इसीलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। यह नहीं माना जा सकता है। यद्यपि पृथ्वी के अंदर लोहे की प्रचुर भंडार है, पृथ्वी के अंदर लोहे की प्रचुर भंडार है, तथा इसकी संभावना बहुत ही कम है कि लोहे का कोई विशाल खंड चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैला हो। पृथ्वी के अंदर जो है लोहे की प्रचुर मात्रा है, लोहे का भंडार है, लेकिन इसकी संभावना बहुत है, कम है कि लोहे का कोई विशाल ठोस जो है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तक फैला हो। क्यों संभावना कम है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी का जो क्रोड है बहुत गर्म तथा पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी का क्रोड बहुत गर्म और पिघली हुई अवस्था में है तथा लोहे और निकिल के आयन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। लोहे और निकल के आयन जो हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। आप विशाल ठोस खंड नहीं मान सकते हैं कि पृथ्वी के सेंटर में लोहे का कोई विशाल खंड है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैला है। यह नहीं मान सकते हैं। क्यों विशाल खंड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी का क्रोड जो होता है वो बहुत गर्म होता है। वहां पर पिघली हुई अवस्था में लोहे और निकल के आयन मिलते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। यह परिकल्पना संभावित जान पड़ती है। यह परिकल्पना जो है इसमें संभावना है, इस परिकल्पना में दम है। यह हो सकता है कि लोहे और निकिल के आयन जो हैं पृथ्वी के क्रोड में हैं और यही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा जिसमें कोई द्रवीभूत क्रोड नहीं है, चंद्रमा के सेंटर में कोई भी द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में क्रोड नहीं है। चंद्रमा जिसमें कोई द्रवीभूत क्रोड नहीं है, इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। चंद्रमा का कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, इसमें कोई द्रवीभूत क्रोड नहीं है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जिसकी घूर्णन गति अत्यंत मंद है, शुक्र ग्रह की घूर्णन गति जो है, रोटेशन जो है बहुत मंद है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कमजोर है, बहुत क्षीण है।
शुक्र ग्रह का। जबकि बृहस्पति ग्रह का क्या है? बृहस्पति ग्रह जिसकी घूर्णन गति ग्रहों में सर्वाधिक है। बृहस्पति ग्रह का घूर्णन गति जो है वह ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी पर्याप्त शक्तिशाली है। बृहस्पति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? पर्याप्त शक्तिशाली है। किंतु इन परिवाही धाराओं की उत्पत्ति के सही कारण और उनको बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा आदि को बहुत अच्छी तरह से समझाया नहीं जा सका है अभी तक। इन परिवाही धाराओं की उत्पत्ति के सही कारण और उनके बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा आदि को बहुत अच्छी तरह से समझाया नहीं जा सका है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सतत शोध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें निरंतर शोध हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं। यह उनके लिए महत्वपूर्ण एरिया प्रदान करता है। ठीक है, स्थान परिवर्तन के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी अध्ययन का एक रोचक विषय है। स्थान बदलने से, स्थान परिवर्तन से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है। आपने देखा कि समय के साथ भी परिवर्तन हो जाता है, दिक्पात के कोण में और नति कोण में। स्थान परिवर्तन के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी अध्ययन का रोचक विषय है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले आवेशित कण, सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सूर्य से उत्सर्जित होने वाले आवेशित कण एक प्रवाह के रूप में पृथ्वी की ओर आते हैं, जिसे सौर पवन कहा जाता है, सोलर फ्लेयर कहा जाता है। तो सूर्य से उत्सर्जित होने वाले आवेशित कण एक प्रवाह के रूप में, एक फ्लो के रूप में पृथ्वी की ओर आते हैं, जिसे सौर पवन कहा जाता है। इन कणों की गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। इन कणों की गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और ये स्वयं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था में बदलाव ला देते हैं। ये जो सोलर फ्लेयर हैं, सौर पवन हैं, जिसमें आवेशित कण आ रहे हैं, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं और ये स्वयं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था में बदलाव ला देते हैं। ध्रुवों, पोल पे, ध्रुवों के निकट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संरचना अन्य भागों से बिल्कुल अलग होती है। ध्रुवों के निकट जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संरचना जो होती है वह अन्य भागों से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस ध्रुवों पर अगर देखा जाए, वहां पर जब सौर पवन आते हैं, सोलर फ्लेयर आते हैं, आवेशित कण आते हैं, तो वहां पे क्या कैसी घटना घटती होगी? वह बिल्कुल अलग होती है घटना। कैसी होती है? आइए जानते हैं। ध्रुवी की बात हो रही है, ध्रुव की। आवेशित कण कहां से आ रहे हैं? सूर्य से आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर के रूप में। आवेशित कण ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का और उत्तरी कनाडा में आकाश में वर्णों का अत्यंत वैभवशाली दृश्य दिखाई देता है। अगर रात में अलास्का और उत्तरी कनाडा के आकाश में देखा जाए तो आपको बहुत वैभवशाली दृश्य आपको दिखाई देंगे, अरोरा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कलर आपको दिखाई देगा, नीला, ब्लू, लाल, ये सब चार्ज पार्टिकल जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे आपको।
ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का और उत्तरी कनाडा में आकाश में वर्णों का अत्यंत वैभवशाली दृश्य दिखाई देता है। नृत्य करते हुए हरे गुलाबी प्रकरणों का दृष्टिगोचर होना जितना मनोहारी व चित्ताकर्षक है उतना ही उलझनपूर्ण भी है। ठीक है, तो जब आप आकाश में देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हरे गुलाबी या चार्ज पार्टिकल जो है इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। यह दृश्य जो है मन को हर लेगा, मनोहारी होगा, लेकिन यह चिंताकर्षक भी होगा, चिंता उत्पन्न करने वाला होगा, सोचने वाला होगा, उतना ही उलझनपूर्ण भी है। ठीक है, सौर जो फ्लेयर हैं, सोलर जो फ्लेयर हैं, ठीक है, देखें ध्यान से, सौर प्रज्वाल, सोलर फ्लेयर जो सूर्य से आ रहे हैं आवेश के कण, सौर प्रज्वाल के समय सूर्य से विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। सोलर फ्लेयर के समय, सौर प्रज्वाल के समय सूर्य से विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पास में फंस जाते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक विशेष गुण दिखाता है, उस फास में यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंस जाते हैं तथा क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश कुंडलनी पथ में गति करते हैं। देखे ध्यान से, यह ध्रुव है, यहां पर यह इस तरह से गति करेंगे, हेलिक्स बनाएंगे, कुंडलनी के रूप में आवेशित कण गति करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुंडलनी के रूप में गति करेंगे। कहां पर? ध्रुवों पर। सौर प्रज्वाल के समय सूर्य से विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, बाहर उत्सर्जित होते हैं। उनमें से कुछ जो हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पास में फंस जाते हैं और क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश कुंडलिनी पथ पर गति करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय ध्रुवों पर बहुत पास पास आ जाती हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह चुंबकीय ध्रुवों पर पास पास आ जाती हैं, बहुत पास पास आ जाती हैं, जैसा देख रहे हैं यहां पे। अतः ध्रुवों के निकट आवेशों का घनत्व बढ़ जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ध्रुवों पर बहुत अधिक हो जाती है, बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण ध्रुवों के निकट आवेशों का घनत्व बढ़ जाता है। ये आवेशित कण वायुमंडल के अणुओं से तथा परमाणुओं से टकराते हैं। ये आवेशित कण वायुमंडल के अणुओं और परमाणुओं से टकराते हैं। उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब ऑक्सीजन परमाणु से टकराएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्तेजित नाइट्रोजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्तेजित नाइट्रोजन परमाणु जो है गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है। भौतिकी में इस घटना को उत्तर द्विध्रुव ज्योति कहते हैं। फिजिक्स में यह घटना उत्तर द्विध्रुवी ज्योति कहलाती है। उत्तर द्विध्रुवी ज्योति कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कोई कण आरंभिक वेग v से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है।
देखें ध्यान से फिगर को। मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का Q आवेश का आरंभिक कोण V से, आरंभिक कोण V से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, इंटर करता है। मान लीजिए इस वेग का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अवयव, चुंबकीय क्षेत्र का समांतर अवयव Vp है और वर्टिकल अवयव Vn है। ठीक है, तो मान लीजिए इस वेग का, इस वेक्टर V का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अवयव Vp और इस क्षेत्र के अभिलंबवत अवयव Vn है। इस V का समांतर अवयव Vp है और लंबवत अवयव Vn है। आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कोई बल नहीं है। इस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में कोई बल लग नहीं रहा है। वेग Vp जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र में सीधा गति कराएगा, समांतर गतिमान कराएगा, जबकि Vn जो है इसको ऊपर उठाने का काम करेगा। वेग Vp से निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान रहता है। कण पर कार्यरत वेग के अभिलंबवत अवयव के कारण इस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है, जिसकी दिशा Vn तथा B दोनों के लंबवत होती है। Vn और B दोनों के लंबवत होती है। Vn और B दोनों के लंबवत होती है। इस प्रकार कण में वर्तुल गति करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कण में कौन सी गति? सर्कुलर मोशन, वर्तुल गति करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वह वर्तुल गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में होती है। यह वर्तुल गति जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में होती है। चुंबकीय क्षेत्र देखें ऊपर है और यह गति जो होगी उसके लंबवत तल में हो रही है। जब यह गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कण की गति से युग्मित हो जाती है, जब यह गति जो ऊपर की तरफ जाने की है और एक समांतर गति Vp जो है जो सीधा जाने की है, जब यह गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कण की गति से जुड़ जाती है, युग्मित हो जाती है, तो परिणामी गति आती है। तो परिणामी प्रक्षेप पथ रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश कुंडलिनी हो जाता है। तो जो परिणामी आता है, परिणामी प्रक्षेप बनता है, वह कैसा हो जाता है? कुंडलिनी के रूप में गति शुरू हो जाती है, हेलिक्स के रूप में गति शुरू हो जाती है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, यह परिणामी गति है हेलिक्स के रूप में, यह गति करते हुए ऊपर जा रहे हैं हेलिक्स के रूप में, परिणामी गति है। Vp के द्वारा सीधा गति कर रहे हैं, Vn के द्वारा ऊपर उठ रहे हैं, दोनों मिल गए, इनको हेलिक्स के रूप में गति कराने लगे आवेश को। यदि क्षेत्र रेखाएं मुड़ भी जाती हैं तो भी कुंडलनी पथ पर गतिशील कण पास में फंसकर, यदि क्षेत्र रेखाएं मुड़ भी जाती हैं तो भी कुंडलनी पथ पर गतिशील कण पास में फंसकर चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर गति करने के लिए निर्देशित होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुड़ भी जाती हैं तो भी कुंडलनी पथ पर गतिशील कण जो है वह पास में फंसकर चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर गति करने के लिए निर्देशित होता है। चूंकि लॉरेंज बल प्रत्येक बिंदु के वेग के लंबवत है, लॉरेंज बल जो है प्रत्येक बिंदु के वेग के लंबवत है, क्षेत्र कण पर कोई कार्य नहीं करता है तथा वेग का परिमाण समान रहता है। क्षेत्र कण पर कोई कार्य नहीं करता है, क्यों? क्योंकि लॉरेंज बल प्रत्येक बिंदु पर वेग के लंबवत है, इसीलिए क्षेत्र कण पर कोई कार्य नहीं करता है और वेग का परिमाण समान रहता है, केवल दिशा बदलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे।
समय के साथ साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी कोई कम लुभावने नहीं है। समय के साथ साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी कोई कम लुभावने नहीं है। इनमें अल्पकालिक परिवर्तन भी शामिल है, कम समय में भी परिवर्तन होते हैं, जो शताब्दियों में नजर आने लगते हैं। जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है वो दिखेगा, शताब्दी का समय लग जाएगा। इनमें अल्पकालिक भी परिवर्तन शामिल है जो शताब्दियों में नजर आते हैं, और दीर्घकालीन परिवर्तन भी जो लाखों वर्षों के दीर्घकाल में दृष्टिगत होते हैं। जो दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं जो लाखों वर्ष के समय में दिखाई देते हैं। ज्ञात स्रोतों के अनुसार 1580 ईस्वी से 1820 ईस्वी के बीच, 1580 ईस्वी से 1820 ईस्वी के बीच 240 वर्षों के समय काल में लंदन में चुंबकीय दिक्पात कायमान में 3.5 डिग्री का अंतर रिकॉर्ड किया गया है। 1580 ईस्वी से 1820 ईस्वी के बीच अर्थात 240 वर्षों के समय काल में लंदन के चुंबकीय दिक्पात के मान में 3.5 डिग्री का अंतर रिकॉर्ड किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है। यह पाया गया है कि 10 लाख वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। 10 लाख वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। ठीक है। असितास्य बेसाल्ट में लोहा होता है। अतिस्तास्य बेसाल्ट में लोहा होता है और असितास्य ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर निकलता है। असितास्य बेसाल्ट में लोहा होता है और असितास्य ज्वालामुखी विस्फोट में यह बाहर निकलता है। जब यह ठंडा होकर ठोस में बदलता है तो इसके अंदर के छोटे छोटे लौह चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर समरेखित हो जाते हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्रों से युक्त असिताश्म भंडारों के भूवैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अतीत में कई बार उलट चुकी है। असितास्य बेसाल्ट में लोहा होता है, असिताश्म ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर निकलता है। जब यह ठंडा होकर ठोस में बदलता है तो इसके अंदर के छोटे छोटे लौह चुंबक चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा के समांतर समरेखित हो जाते हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्रों से युक्त अतितास्य भंडारों के भूवैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अतीत में कई बार उलट चुकी है, बदल चुकी है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ यह हो चुका है। ठीक है। तो यह था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, सोलर फ्लेयर के बारे में और ध्रुवों पर चमकते हुए आवेश कणों के बारे में। थैंक यू।